अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू टेट्राई मैथ्स इंस्टीट्यूट। आज के हम लेक्चर में थॉमस कैलकुलस की 15.5 सॉल्व करेंगे जो कि बेस करती है ट्रिपल इंटीग्रल पर। और इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन 7 से क्वेश्चन 11 तक हम सॉल्व करेंगे आज। सो लेट्स स्टार्ट विद मोहम्मद अब्दुल्ला सज्जाद। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ट्रिपल इंटीग्रल होती क्या है। ठीक है, ट्रिपल इंटीग्रल। अच्छा, ट्रिपल इंटीग्रल से पहले आप लोगों ने पढ़ा डबल इंटीग्रल और सिंगल इंटीग्रल। ठीक है, ये डबल इंटीग्रल और सिंगल इंटीग्रल, जो डबल इंटीग्रल और सिंगल इंटीग्रल है ना, ये तो आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पढ़ी हुई है क्योंकि फर्स्ट ईयर में सेकेंड ईयर में भी इसका बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं। ट्रिपल इंटीग्रल के बारे में थोड़े से क्वेश्चन है, इतने ज़्यादा क्वेश्चन सेकेंड ईयर में भी नहीं होते। ठीक है ना। डबल इंटीग्रल, सिंगल इंटीग्रल जो होती है, ये हमें बताती है लेंथ के बारे में। ये हमें क्या एक्सप्लेन करती है? लेंथ एक्सप्लेन करती है। मीन्स जो इसका आंसर आएगा वो लेंथ डिफाइन करेगा। और जो डबल इंटीग्रल का आंसर आता है वो एरिया डिफाइन करता है और उसका हम यूनिट लिखते हैं स्क्वायर यूनिट। अब सुन लें, सिंगल इंटीग्रल को देखा जाए तो वो कुछ यूं मतलब कि आपका आंसर लिखा जाता है। ठीक है ना। अब अगर मैं सिंगल इंटीग्रल ले रहा हूँ एक्स एक्सिस, मीन्स एक्स एक्सिस के लिहाज से, तो इसकी जो लेंथ आएगी वो एक्स एक्सिस में आएगी। अब अगर मैं एक ले रहा हूँ वाई, ठीक है, अब इस वाई के लिहाज से आ रही है हाइट। इस वाई के लिहाज से क्या आ रही है? हाइट, मीन्स जो इसका हाइट है। अब जब मैं इन दोनों को मीन्स एक्स और वाई को मिलाऊंगा तो इन दोनों को मिलाने से मेरे पास क्या बन जाता है? एरिया बन जाता है। ऐसी रेक्टेंगुलर शेप में भी आ सकता है और स्क्वायर शेप में भी आ सकता है। ठीक है ना। अब होता क्या है इंटीग्रेशन में, रेक्टेंगुलर, अगर मिसाल के तौर पर अब अगर हमें डबल इंटीग्रल और सिंगल इंटीग्रल से हमें एरिया फाइंड करना था किसका? रेक्टेंगुलर शेप का, तो हमारे पास तो फॉर्मूलाज भी है, तो फिर इंटीग्रेशन क्या क्या फायदा है? होता ये है कि इंटीग्रेशन में हम कर्व का एरिया ले रहे होते हैं। ऐसे ही तो कर्व का एरिया हम किस तरह लेते हैं कि हम इनको छोटे छोटे पार्ट्स, मतलब कि छोटे छोटे हिस्सों में, एरिया में डिवाइड कर देते हैं, जो कि शक्ल तैयार कर लेते हैं, रेक्टेंगुलर शेप तैयार कर लेते हैं। ठीक है ना। उसकी जो विजुअलाइजेशन है वो क्या हो जाती है? रेक्टेंगुलर। जैसे जैसे हम इनको छोटा छोटे एरियाज में, पैचेस में इनको डिवाइड करते जाएंगे, ये किस तरह की शेप तैयार करती रहेगी? ये सारी की सारी रेक्टेंगुलर शेप में होती रहेगी। ठीक है ना। तो फिर उन रेक्टेंगुलर शेप्स को जब हम प्लस करेंगे तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो एरिया का आंसर होगा, जो कि कर्व एरिया होगा। ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है जो कि एरिया के लेक्चर में हमने डिस्कस करना है। देखें तो अब हमारे पास आता है कि जब हम एरिया के साथ, देखिए मैंने अभी बताया कि जब हम लेंथ के साथ, जो कि एक्स ये डिफाइन कर रहा है, और हाइट मिलाते हैं तो हमारे पास आ जाता है एरिया। और अगर इसी एरिया के साथ या लेंथ और हाइट के साथ मैं विड्थ को ज्वाइन कर दूं तो हमारे पास क्या रहेगा? वॉल्यूम। तो यही इस ट्रिपल कॉन्सेप्ट इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट है कि जब हम ट्रिपल इंटीग्रल यूज करेंगे तो हमारे पास किसका आंसर आएगा? वॉल्यूम का। किसका आंसर आएगा? वॉल्यूम का। और इसको किस में लिखा रहेगा? क्यूबिक यूनिट में। हाँ, एक बात याद रख लीजिएगा, बहुत सी सिचुएशंस ऐसी भी हैं कि हम डबल इंटीग्रल को यूज करते हुए, मींस अगर मेरा डबल इंटीग्रल को देखा जाए तो डबल इंटीग्रल को भी यूज करते हुए मैं एरिया वॉल्यूम निकाल सकता हूँ। ठीक है ना। लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि हमारे पास डबल इंटीग्रल हमारा साथ नहीं दे रहा होता कि हम वॉल्यूम फाइंड कर सकें। ठीक है ना। तो जिसकी वजह से हमें क्या यूज करना पड़ता है? ट्रिपल इंटीग्रल यूज करना पड़ता है। तो ये बात याद रखिएगा कि बहुत सी सिचुएशंस में हम डबल इंटीग्रल से भी वॉल्यूम निकाल सकते हैं। ठीक है ना। मीन्स अगर हमें बेस वगैरह पता है तो हम इससे भी निकाल सकते हैं।
उसके बाद ट्रिपल इंटीग्रल के बारे में कुछ और चीज़ें समझने वाली हैं, वो ज़रा देख लीजिएगा। अगर मैं देखूं तो हमारी जो इधर है dx, फिर है dy, फिर है dz, इधर एक ही लिमिट है, फिर सेकंड 1 सेकंड और थर्ड लिमिट, मीन्स अगर 3 वेरिएबल हैं तो लिमिट्स भी कितनी है 3। एक बात सुन लीजिएगा कि आप लोगों ने हमेशा एक बात याद रखनी है कि अगर पहले नंबर पे जो इनर मोस्ट कहलाएगा, मैं इनर मोस्ट का लफ्ज़ यूज़ करूँगा, और एक होगा मिडल वेरिएबल, और एक होगा आउटर मोस्ट वेरिएबल। अब एक बात आप लोग ध्यान से याद रख लीजिएगा कि इनर मोस्ट के लिए जो फर्स्ट है, मीन्स जो फर्स्ट लिमिट होगी, जो इनर मोस्ट लिमिट है, वो इनर मोस्ट वेरिएबल के साथ रिलेट करेगी। मीन्स अगर मैं देखूं, अगर मैं इसको कुछ नाम दे दूं, इसकी लिमिट एक्सप्लेन कर दूं, ए टू बी, सी टू डी, ई टू एफ, तो जो ये ए टू बी है ये लिमिट होगी डी एक्स की, जो सी टू डी है ये लिमिट होगी डी वाई की, और जो ये ई से एफ है ये लिमिट होगी डी जी की। क्लियर होगी बात? उसके बाद आप लोगों ने ये देखना है कि जब हम एक्स के लिहाज से हल कर रहे हैं तो हमारे जो y और z है वो एज अ कांस्टेंट यूज होंगे। कांस्टेंट मींस जैसे आप लोग 2 और 3 को 2 और 3 इस तरह के जितने भी नंबर्स है 4 और 5 6 और 7 वगैरह वगैरह, जो भी माइनस वगैरह -2 -3, ये सारे के सारे कांस्टेंट, ये जिस तरह कांस्टेंट आप लोगों के डील होते हैं ना इनके क्वेश्चन में, y और z वगैरह सबके क्वेश्चन में, उसी तरह x के लिहाज से भी y और z क्या कंसीडर होंगे? कांस्टेंट। और अगर मैं y से कर रहा हूँ तो x और z क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे। और अगर मैं z से कर रहा हूँ तो x और y हमारे लिए क्या कंसीडर किए जाएंगे? कांस्टेंट कंसीडर किए जाएंगे। मतलब सुन लें, एक दफ़ा मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। अगर मैं dy से कर रहा हूँ x और लिमिट कोई भी दे दें, ठीक है ना, 1 से 0, 0 से 1, तो अगर मैं देखूँ तो y के लिहाज से x क्या होता है? अभी मैंने बताया y के लिहाज से x क्या कंसीडर किया जाएगा? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट चीज़, जैसे अगर 2 लिख रहा हूँ, इसकी मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, तो इसका आंसर क्या आता है? 2y इंटीग्रेशन का। तो इसका भी आंसर क्या आएगा? xy। क्यों? मैंने अभी बताया कि x के लिहाज से ये दोनों क्या कंसीडर होंगे? कांस्टेंट। और y के लिहाज से ये दोनों कांस्टेंट कंसीडर किए जाएंगे, और z के लिहाज से ये दोनों कांस्टेंट कंसीडर किए जाएंगे, और फिर हम अपनी लिमिट अप्लाई कर देंगे। एक और बात, आप लोगों ने ये गलती नहीं करनी कि आप लोग देखें ये किसका आंसर, मतलब कि वेरिएबल इधर कौन सा है? y। तो आपने जो लिमिट पुट करनी है वो भी y में पुट करनी है। मीन्स आप इधर y में ये x और 0 वगैरह पुट करेंगे, ठीक है ना। इधर जो x है ना वो वेरिएबल नहीं है, वो एज अ कांस्टेंट यूज हो रहा है। अगर मैं x के लिहाज से इन दोनों को देखूं तो ये कांस्टेंट है, अगर y के लिहाज से देखा जाए तो ये दोनों कांस्टेंट है, और z के लिहाज से ये दोनों कांस्टेंट है। तो ये बात अच्छी तरह याद रख लीजिएगा कि ये एज अ कांस्टेंट कंसीडर किए जा रहे हैं, वेरिएबल कंसीडर नहीं किए जा रहे। ये वेरिएबल एज अ कंसीडर नहीं किए जा रहे, ये बात आप लोगों ने याद रख लेनी है, ठीक है। उसके बाद ये आप लोगों का थोड़ा सा, अब सबसे पहले आप लोगों ने एक बात याद रखनी है, सबसे पहले हमने इनर मोस्ट वेरिएबल सोल्व करना, मीन मैं ये वाला पार्ट सोल्व करूंगा अलग करके, ठीक है ना। अभी आपने जब सोल्व करने लगना है तो इनर मोस्ट के अलावा बाकी जो मिडल और आउटर मोस्ट है इसको भूल जाना, मतलब कि हमने इधर से इसको भी हटा देना है, अपने माइंड से मतलब कि हटा देना है, और इधर डी वाई और डी जी को भी हटा देना है, ठीक है ना। पहले मैं इसका आंसर लाऊंगा, इसका आंसर जो आएगा, मिसाल के तौर पर 2 आया, मिसाल के तौर पर 2x आ गया, ठीक है ना। उस 2x को मैं फिर रिलेट करूंगा किसके साथ? dy और d, और जो भी आया d, ठीक है। मतलब कि मेरे कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले आप इनर मोस्ट सोल्व करेंगे, इनर मोस्ट का जो आंसर आएगा, जो मीन्स इधर 2x आया, तो इनर मोस्ट का जो आंसर आया है उसके साथ फिर मैं लिमिट्स और जो वेरिएबल लगाऊंगा वो मिडल वाला लगाऊंगा, और मिडल के बाद मिडल का जो आंसर आएगा वो मैं लगा दूंगा
आउटर मोस्ट मीन्स अगर मैं देखूं तो ये इस तरह है। अगर इसका आंसर आया है तो वो इनर मोस्ट का आंसर वो यूज करेगा कौन, मिडल वाला, ठीक है। और मिडल का जो आंसर होगा वो यूज करेगा उससे मतलब कि आउटर मोस्ट वाला, ठीक है ना। तो ये आप लोग बात याद रख लीजिएगा। और जो सबसे पहला जो इनर मोस्ट वाला होगा वो सिर्फ और सिर्फ अपना जो क्वेश्चन के अंदर दिया गया होगा वो यूज करेगा, वो किसी का आंसर वगैरह यूज नहीं करेगा। एक बात आप लोग ये याद रख लें कि जो आपका क्या सो कहते हैं, अगर डी वाई डी एक्स और डी जी हो, या डी जी डी एक्स और डी वाई हो, ठीक है ना, या इधर ये कर लें डी वाई कर लें डी एक्स, तो इधर जो इनर मोस्ट है ना वो वाई है, ये इनर मोस्ट है, आई एम मीन्स इनर मोस्ट, ये है मिडल, एक्स वाली क्या सी मिडल, और जी वाली कौन सी है, ओ एम मतलब कि आउटर मोस्ट। इधर डी जी वाली इनर मोस्ट है, ठीक है ना, और इधर कौन सी है मिडल डी वाई वाली, और डी एक्स वाली कौन सी है इधर आउटर मोस्ट है, ठीक है ना। तो ये बात याद रख लीजिएगा आप लोग, ये ना बस याद रखिएगा कि डी एक्स पहले आएगा ये रिस्ट्रिक्शन है नहीं, आप लोग डी वाई भी पहले आ सकता है, डी जी भी पहले आ सकता है, तो ये कोई भी सिचुएशन आपके पास आ सकती है, आपने इसको इजीली सोल्व कर लेना। बस आप लोगों ने ये याद रखना है कि जो सबसे अंदर इनर मोस्ट होगी उसके साथ सबसे इनर मोस्ट वाली आप लोगों की क्या होगी, लिमिट होगी, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको ये समझ आ चुका होगा, ठीक है ना। अब हम अपने क्वेश्चन सोल्व करने की तरफ बढ़ रहे हैं। साथ साथ आप लोगों ने क्वेश्चंस नोट करते जाने, ठीक है। सबसे पहले मैं क्वेश्चन 7 सोल्व करने लगूं। अच्छा क्लास देखें, आप लोग सबसे पहले सोल्व करना है डी जी। अब इधर इनर मोस्ट ये आई एम, इधर फिर मिडल है, और फिर कौन सी है ओ एम मतलब कि आउटर मोस्ट। अब सबसे पहले हमने इनर मोस्ट सोल्व करनी, मीन्स हमने डी जी और जो आपका आंसर हो जो आपका क्वेश्चन दिया गया एक्स के प्लस वाई स्केयर प्लस जी स्केयर ये, और उसके बाद 1 0 जो कि देखें ये फर्स्ट लिमिट आपको पता है, ये सेकंड लिमिट और ये थर्ड लिमिट है। जो फर्स्ट लिमिट है वो आई एम के साथ आएगी इनर मोस्ट के साथ, और जो सेकंड लिमिट है वो मिडल के साथ आएगी, और थर्ड लिमिट किसके साथ आएगी, ओ एम मतलब कि आउटर मोस्ट के साथ आएगी, ठीक है ना। अब इनर मोस्ट के साथ आप लोगों को कौन सी लिमिट आ रही है, 1 से 0 आ रही है, ठीक है ना। और आपने पहले इसको सोल्व करना है, देखें इधर जी के लिहाज से सोल्व करना है। अब जी के लिहाज से एक्स भी कांस्टेंट है और वाई भी कांस्टेंट है, अभी बताया है ये दोनों क्या है इसके लिहाज से कांस्टेंट होंगे। अब क्लास देखें, इधर एक्स स्क्वायर है मींस एक्स स्क्वायर भी एक क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और कांस्टेंट किस तरह क्या मतलब होता है, जैसे मैं अगर 2 है तो उसका आंसर क्या आता है 2z या 2x या 2y, जो मतलब कि उधर वेरिएबल यूज हुआ होगा। अगर 2 है ना, अगर वेरिएबल यूज हुआ है z तो उसका आंसर आएगा 2z, ठीक है ना। अगर 2 है, अगर वेरिएबल यूज हुआ है y तो उसका आंसर आएगा 2y, अगर 2 है तो उसका आंसर आएगा 2x आएगा। मींस आपके वेरिएबल पे डिपेंड करता है कि 2 के साथ g लगेगा, y लगेगा कि x लगेगा। उसी तरह अब एक्स स्केयर भी कंसीडर किया जा रहा है एज अ कांस्टेंट, और किसके लिहाज से हो रहा है, जी के लिहाज से, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा एक्स स्केयर जी, क्लियर है बात। और अगर वाई स्केयर है, वाई स्केयर के लिहाज से जी क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका आंसर आएगा वाई स्केयर जी। और अगर जी है, खुद जी है, जी स्केयर है, तो ये तो एक मतलब के कांस्टेंट थोड़ी है, ये तो एक क्या है, वेरिएबल है, ठीक है ना। जी के लिहाज से खुद मतलब कि जो खुद के लिहाज से वो क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। और वेरिएबल का आंसर क्या लिखते हैं, उसी उसकी पावर में एक प्लस करें, जो कि प्लस करके आता है 3, और उसी को पावर को क्या लिख दें, नीचे लिख दें, मतलब कि इसका आंसर इस तरह आएगा, ठीक है। अब देखें ध्यान से, एक्स के कांस्टेंट, कांस्टेंट के साथ आपका वेरिएबल, प्लस वाई के कांस्टेंट, कांस्टेंट के साथ आपका वेरिएबल, जेड जी स्केयर, जी स्केयर का मैंने भी बताया वेरिएबल के लिहाज से वेरिएबल का आंसर होता है पावर में एक प्लस, इसका 2 + 1 3,
और नीचे भी क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है ना। लिमिट अप्लाई कर दे 1 से 0 तक, लिमिट अप्लाई करें, देखें एक्स स्केयर 1, 1 मल्टीप्लाई एक्स स्केयर 1 एक्स स्केयर आंसर है। लिमिट अप्लाई करें 1 मल्टीप्लाई वाई स्केयर आंसर है, ठीक है ना। लिमिट अप्लाई करें 1 की पावर 3 और ये आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। उसके बाद देखें जी इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, और हर में मतलब कि हर टर्म में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा 0, क्योंकि जब आप लिमिट 0 पुट करेंगे, जो लोअर लिमिट है और जो अपर लिमिट आपने पुट कर दी है, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। देखें इधर भी 0, इधर भी 0 और इधर भी 0, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस 1/3 आपका आंसर है। और ये किसका आंसर आया, इनर मोस्ट का। ये किसका आंसर है, इनर मोस्ट का। और मैंने अभी आपको बताया था कि जो इनर मोस्ट का आंसर होगा वो आउटर मोस्ट के आंसर मतलब के लिमिट का क्या बनेगा, मिडल सॉरी इनर मोस्ट का जो आंसर होगा वो मिडल वाली का क्या बनेगा, एज अ मतलब के इंटीग्रेंट यूज होगा, ठीक है ना। देखें इधर ये आपका एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस 1/3, अब इनर मोस्ट सोल्व हो गई है, ठीक है ना, ये सोल्व हो गई है। अब मिडल वाली डी वाई, इसकी भी लिमिट, डी वाई की लिमिट कौन सी है, मिडल की लिमिट क्या होती है 2, तो इधर 2 क्या है 1 से 0। तो देखें वही एक्स स्केयर है, वाई के लिहाज से क्या कंसीडर किया जाएगा, कांस्टेंट कंसीडर किया जाएगा, तो एक्स स्केयर वाई, वाई स्केयर है तो इसके लिहाज से वाई 3 ओवर मतलब वाई क्यूब ओवर 3, ठीक है ना। जिस तरह इधर जी के लिहाज से जी क्या आंसर क्या आया था, जी स्केयर का जी 3/3, तो इसका भी आंसर इसी तरह आएगा। और 1/3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट के साथ नंबर सॉरी वेरिएबल मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है ना। 1 0। अब सुन लें इधर देखें, इसका भी आंसर एक्स स्केयर आएगा, इसका भी आंसर क्या आएगा 1/3 आएगा, और इसका भी आंसर क्या आएगा 1/3, क्योंकि इधर 1 जब पुट करेंगे तो आंसर 1 मल्टीप्लाई होकर वही आंसर आ जाएगा, इधर 1 पुट करेंगे तो आंसर 1/3 आ जाएगा, इधर भी वही आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। माइनस 0 पुट करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा 0। अगर मैं इन दोनों को सोल्व करूं तो आपका आंसर 1 + 1 2/3 आ जाता है, ठीक है ना। इनर मोस्ट भी सोल्व होगी, मिडल भी सोल्व होगी, अब कौन सी रहती है आउटर मोस्ट, जो कि क्या है dx, और dx के साथ मतलब आउटर मोस्ट के साथ कौन सी लिमिट आती है 3 वाली लिमिट आती है, ठीक है ना। अब इसके साथ कौन सी लिमिट आएगी 1 0, मीन सब सेम ही है, ठीक है ना। 1 से 0 में 1 से 0 से 1 एक्स के प्लस 2/3 किसके लिहाज से है, dx के लिहाज से है, x³/3 प्लस 2/3x 1 से 0, ठीक है ना। एक्स स्केयर खुद भी एक वेरिएबल है, वेरिएबल के लिहाज से क्या आंसर आएगा, पावर में एक प्लस, 2 + 1 3/3 आ जाएगा, इधर आ जाएगा 1/3 प्लस 2/3, ठीक है ना, माइनस 0। जब मैं 2 + 1 3, 3/3 इज इक्वल टू सॉरी 3/3 इज इक्वल टू 1, 1 क्यूबिक यूनिट्स इसका आंसर है। इसका आंसर क्या है हमारे पास 1 आया है, ठीक है ना, 1 आंसर इसका आ गया, ठीक है। इसको सोल्व कर लें, फिर इसको रेस कर देता हूँ। अच्छा, ये आप लोगों का कौन सा क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन 8 दिया गया कि आप लोगों को बताया गया dz dx और dy। अब इनर मोस्ट ये वाली है, ये वाली मिडल है, और ये वाली कौन सी है आउटर मोस्ट है। और अगर इधर देखा जाए ये 1 2 और 3 है, आई एम के साथ 1 वाली, एम के साथ 2 वाली और ओ एम के साथ 3 वाली लिमिट आएगी, ठीक है ना।
तो आप लोग एक बात याद रख लीजिएगा, इधर अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, तो मीन्स तो कुछ भी नहीं होता, तो क्या आता है, 1 होता है। तो अब मैं अगर इसको लिखूंगा, मैंने सबसे पहले कौन सी सोल्व करनी है, इनर मोस्ट और 1, मीन्स इनर मोस्ट इधर से लूंगा और इधर से 1 वाली लूंगा, मतलब कि मैंने ये वाला हिसाब, ये वाला पार्ट सोल्व करना है, ठीक है ना। सोल्व करें इसको, देखिए इधर 8 माइनस एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर एक्स स्केयर प्लस 3 वाई स्केयर, और किसके लिहाज से करना है, डी जी के लिहाज से, और कुछ भी नहीं होता तो क्या होता है, 1 होता है, ठीक है ना। अब 1 की, अगर आप लोग 1 की इंटीग्रेशन देखें तो वो क्या आती है, वेरिएबल, मीन्स अगर आप z के लिहाज से करें तो z आंसर आएगा, y के लिहाज से करें तो y आंसर आएगा, x के लिहाज से कर रहे हैं तो x आंसर आएगा, ठीक है ना। ये वेरिएबल पे डिपेंड करता है कि आपकी 1 की लिमिट क्या होगी, ठीक है ना। तो करें सोल्व इसको। तो अगर मैं इसको सोल्व करूं तो इसका देखें, z लिमिट अप्लाई करें, 8 माइनस एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर एक्स स्केयर प्लस 3 वाई स्केयर, और अगर मैं इसको लिमिट पुट करूं इसके अंदर, 8 माइनस एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर माइनस लोअर लिमिट एक्स स्केयर प्लस 3 वाई स्केयर, ठीक है। 8 माइनस एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर, माइनस है, अगले साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, माइनस एक्स स्केयर माइनस 3 वाई स्केयर, एक्स स्केयर वाली एक्स स्केयर का, वाई स्केयर वाली वाई स्केयर के साथ, ठीक है ना। और जो खाली नंबर है विदाउट एनी, जो कि मतलब कांस्टेंट है, वो अकेला रहेगा। 8 माइनस एक्स स्केयर माइनस 2 एक्स स्केयर माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4 वाई स्केयर, ये आपका किसका आंसर है, इनर मोस्ट का आंसर आया। और जो इनर मोस्ट का आंसर होता है वो मिडल वाले के क्या यूज होता है, एज अ इंटीग्रेंड यूज होता है, ठीक है ना। तो मिडल वाला ये dx है, और इधर क्या है 3y और 0, 0 से 3y, 0 से 3y, और क्या है आपका आंसर क्या है, 8 माइनस 2x स्केयर माइनस 4y स्केयर dx के लिहाज से करना है आप लोगों ने, ठीक है। तो इसका आंसर कांस्टेंट है, कांस्टेंट के साथ वेरिएबल मल्टीप्लाई हो जाता है, -2 वेरिएबल है, तो देखिए इधर भी x है इधर भी x है, तो इधर हो जाएगा x3/3, ठीक है ना, -4y स्केयर, दोनों कांस्टेंट है, इसके साथ वेरिएबल आ जाएगा, और किधर से लेकर किधर तक है, 3y से 0 से 3y तक है। अब आपने इधर किस में पुट करना है, x में पुट करना है, ये याद रखिएगा, 8 x में पुट करें 3y माइनस 2 x में पुट करें 3y, और पावर वैसे की वैसी -4y स्केयर, वाई स्केयर में नहीं करना है, x में करना है 3y, और इधर आंसर क्या आ जाएगा, -0 आ जाएगा, क्योंकि इधर भी x है इधर भी x है, और जब सब में x होगा तो इसका मतलब सबका आंसर 0 है। 24y, इसका आंसर 8 3 24 2, और इधर क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 और y की पावर 3 ओवर 3, ये वाला 3 एक इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, मीन्स 3 हैं तो 2 रह जाएंगे बाद में, -4 3 12 y2 और y1 y³ आ जाएगा, ठीक है। 24y माइनस 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर क्या रहेगी, 2 रहेगी थी, 3 की पावर 2 क्या होती है, 9, अब अगर मैं इन दोनों को देखूं, 24y माइनस 18 y³ माइनस 12y³, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 24y माइनस 30y³, क्योंकि दोनों सेम टू सेम वेरिएबल के साथ है। ये आपके मिडिल का आंसर है, ठीक है ना। अब इसी आंसर को मैं आउटर मोस्ट के लिए एज अ इंटीग्रेंट यूज करूंगा, नोट कर लें। इधर इंटीग्रेंट 3, सॉरी इधर लिमिट 3, और इधर आउटर मोस्ट वाला वेरिएबल। तो देख लें, इधर वेरिएबल करें y के लिहाज से, 24 कांस्टेंट है, y है तो y स्केयर ओवर 2 हो जाएगा, ठीक है, -3 सॉरी 30
y 4/4 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि एक प्लस करके उसी को नीचे लिख देना होता है। किधर से किधर तक है, 0 से स्क्वायर रूट तक है, ठीक है। 24 और y के अंदर पुट करना है, √2/2 माइनस 30। देखें इधर y4 के अंदर √4 √4/4 और आगे अगर 0 है तो उसको देखा जाए तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है ना। इसका आंसर मीन्स 0 पुट करेंगे तो 0 ही आएगा। ये इससे कैंसिल, 24 मल्टीप्लाई 2/2 हो जाएगा माइनस 30। इसको ज़रा देख लें, आपके पास है √2 का 4। अगर मैं इसको देखूं तो हम इसको लिख सकते हैं 2 और 2 लिख सकते हैं, तो ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल। क्या रहा 2, ये वाली पावर इस्तेमाल हो गई लेकिन ये वाली पावर्स अभी इस्तेमाल नहीं हुई, तो ये इस तरह ही रह जाएगी। इसका आंसर अब क्या आ जाएगा, 4। तो इधर मैं क्या लिखूंगा, √4 का आंसर क्या आता है, 4 आएगा, ठीक है ना। √2 उसकी एक्सपोनेंट या पावर क्या आती है, 4, तो उसका आंसर क्या आएगा, 4। ये वाला इससे कैंसिल, ये वाली इससे रकम कैंसिल, तो इसका आंसर क्या है, 24 माइनस 30, जिसका आंसर बनता है -6 क्यूबिक यूनिट, ठीक है। इसको सोल्व कर लीजिएगा एक दफा। अब हम 9th क्वेश्चन पे जा रहे हैं। अच्छा, इसमें एक बात याद रख लीजिएगा, इधर आपका एक कॉन्सेप्ट आता है सेपरेटेबल इंटीग्रेंट। देखें देखें इधर एक्स है, इसकी जो इनर मोस्ट की ये वाली होती है, इसकी जो आप लोगों की लिमिट होगी वो ये, वाई वाले की ये है, जी वाले की ये है। दो चीजें हैं, एक आपकी चीज है कि आपकी जितनी भी लिमिट्स है ना वो सारी की सारी किस में है, कांस्टेंट में, मींस वाई भी कांस्टेंट है, ठीक है ना, और ई भी कांस्टेंट है। ऐसे ही चाहे वो पावर जितनी मर्जी हो, वो हमारा, मैं इसलिए लिख लेता हूँ ई की पावर n, कोई भी हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती, जो भी, वो भी कांस्टेंट है। आपकी पावर्स या एक्सपोनेंट जो हैं वो क्या है, कांस्टेंट है। और दूसरी बात, जो आपके इंटीग्रेंड है वो क्या है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ऐसे ही जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करती हूं, ठीक है ना, तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इनको इस तरह लिख दिया। अब मैं इसको इस तरह, देखें ध्यान से, इसको मैं इस तरह कर दूंगा, 1/x 1/y 1/z, ठीक है। कैसे, इसको थोड़ा सा इधर करके लिख देते हैं, 1/z। 1/x मीन्स x वेरिएबल यूज करेगा, 1/z मीन्स dy यूज करेगा, और 1/z मीन्स dz यूज करेगा। अब 1 2 3, ठीक है, इनर मोस्ट im m और om। im कौन सी यूज करेगा, 1, तो im क्या है, e3 से 1 से e की पावर 3। इधर क्या है, 1 से e स्क्वायर, और इधर क्या है, 1 2 e, और क्या हो रहे हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। आपने इसको इस तरह लिख लेना होता है। इधर हो क्या रहा है कि आप लोगों के इधर सेपरेटेबल इंटीग्रेंट का कॉन्सेप्ट आता है, शॉर्टकट है कि जब सेपरेटेबल होंगे ना आपके इंटीग्रेंट, मैंने उसका तरीका क्या बताया कि पहली बात कि वो मल्टीप्लाई होने हैं, दूसरी बात कि उनकी जो ये लिमिट्स हैं वो क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, ठीक है ना। तब आपका यही कॉन्सेप्ट आता है। इसको थोड़ा सा समझ ले क्यों। अगर मैं देखूं तो 1/x है ना, तो x में एज अ 1/x है, तो ये एज अ यूज होगा, ठीक है ना। इसके लिए क्या यूज होगा, वेरिएबल। बाकी दोनों इसके लिए क्या यूज होंगे, y और z, इसमें क्या यूज होंगे, कांस्टेंट। ऐसे ही
वाई और 1/y एज अ कॉन्स्टेंट यूज होंगे, मतलब कि आपके 1/x का आंसर आ जाएगा, कोई भी आंसर आता है कॉन्स्टेंट नंबर कोई आंसर आ जाएगा। बाकी दोनों तो आप लोगों के लिए क्या यूज हो रहे हैं, ठीक है ना, आपके लिए क्या यूज हो रहे हैं एज अ कॉन्स्टेंट। अब एक बात याद रखें, कांस्टेंट का क्या होता है कि कांस्टेंट बाहर आ जाता है और जो इसका आंसर बन रहा होता है उसके साथ क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। अब 1/x है ना, अगर कांस्टेंट आप लोगों की जो लिमिट्स है वो भी कांस्टेंट हो तो इनका आंसर भी क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा कोई ना कोई। अब कोई ना कोई कांस्टेंट इसका आ रहा है तो वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब मैंने क्या किया है कि इसका भी आंसर कांस्टेंट है, इसका भी आंसर कांस्टेंट और इसका भी आंसर कांस्टेंट है, तो मैं इन तीनों को पहले ही मल्टीप्लाई कर देता हूँ। क्यों, मतलब कि एक दफा ही आंसर इनका निकाल लेता हूँ, क्योंकि अगर देखा जाए एक्स के लिहाज से इसने भी इसी को इंटीग्रेट करना था और ये दोनों की दोनों वैसे ही आ जानी थी, और वाई ने भी वाई को इंटीग्रेट करना था और ये दोनों एज इट इज उनकी कॉन्स्टेंट यूज हो जाने थे, और जी ने इसको इंटीग्रेट करना था, बाकी दोनों क्या आ जाने थे, एज अ कॉन्स्टेंट यूज हो जाए। और कॉन्स्टेंट की क्या क्वालिटी होती है कि वो मतलब कि आप लोगों का बाहर आ जाता है और उसके साथ क्या हो जाता है, वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो मैंने पहले उनको इस तरह कर दिया, अलग अलग कर दिया। ये आपके सेपरेटेबल का क्या है, कॉन्सेप्ट है। आप लोगों ने इनको पहले ही अलग अलग करके अलग अलग सबके आंसर निकाल सकते हैं, आप लोगों को अलाउ है। अब उसके बाद देखिए, आप लोगों का फंक्शन का डेरिवेटिव देखा जाए, एक फंक्शन है एल एन एक्स, एक्स रहने दें, टी ले लें, एल एन टी, तो इसका जो डेरिवेटिव आता है वो क्या आता है, 1/t। और अगर मैं 1/t की दोबारा से इंटीग्रेशन लूंगा, आपको पता ना रिवर्स है, ठीक है ना, रिवर्स, तो क्या आएगा, एल एन टी आएगा। तो इसलिए अगर मैं कहूं कि अगर आप लोगों की 1/t, ठीक है ना, मैं इधर वो भी किसके लिहाज से हो, टी के लिहाज से हो इंटीग्रेंट, तो आपका आंसर आएगा, आपका आंसर क्या आएगा, एल एन टी आएगा। और जो आपकी लिमिट्स हैं, जो इधर लिमिट्स हैं ई पावर एन और वाई, इतनी बात क्लियर होगी है कि आपका जो अगर इसके मुताबिक आपका कोई भी फॉर्मूला वगैरह बन रहा हो 1/t, जैसे इधर x है तो इधर भी x है, अगर इधर y है तो इधर भी क्या y है, इधर z है इधर भी z है, तो इसका मतलब ये फॉर्मूला इसके ऊपर एप्लीकेबल है, ठीक है ना। तो आप लोगों ने इसकी अब लिमिट पुट करनी है, तो इधर आंसर आएगा एल एन ई एक्सपोनेंट एन माइनस एल एन वन। तो एल एन आपका शुरू में आ जाएगा एल एन ई, ठीक हो गया, माइनस एल एन वन। ओके है क्लास, तो ये एल एन वन का तो आंसर आपको पता है जीरो आता है, तो ये इसको लिखने की जरूरत नहीं, तो आपका आंसर क्या रहेगा, एल एन ई, ठीक है। अब उसके बाद एल एन ई का भी आंसर क्या आता है, वन आता है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, एन रहेगा, ठीक है। तो आप लोगों ने इधर आपका जो आंसर आएगा वो सबके एन आते रहेंगे। तो इधर देखें, इधर क्या है, 1/x के लिहाज से एल एन एक्स आएगा, किसके हिसाब से इंटीग्रेशन करेंगे, E3 1 मल्टीप्लाई एल एन वाई, किसके मुताबिक इंटीग्रेशन करेंगे, ई स्केयर 1 मल्टीप्लाई एल एन जी, किसके मुताबिक इंटीग्रेशन करेंगे, ई और 1 इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो ये आंसर आएगा E3, इधर देखिए एल एन E3 माइनस एल एन वन, ठीक है, मल्टीप्लाई ब्रैकेट में लिख लीजिएगा एल एन ई स्केयर माइनस एल एन वन, एल एन ई स्केयर माइनस एल एन वन मल्टीप्लाई, इसको मैं नीचे करके लिख रहा हूँ, एल एन ई मल्टीप्लाई वन, ठीक है। अब आपको पता है ये थ्री शुरू में आ जाएगा, टू भी किस में आ जाएगा, शुरू में आ जाएगा, थ्री एल एन ई माइनस एल एन वन का आंसर क्या होता है, जीरो, ठीक है, मल्टीप्लाई टू शुरू में आ जाएगा एल एन ई, ठीक है, माइनस जीरो। अब एल एन ई का भी आंसर क्या होता है, वन, और मल्टीप्लाई एल एन वन, ठीक है ना, एल एन वन का आंसर क्या होता है, जीरो, ठीक हो गया, सॉरी इधर आना है माइनस, माइनस, ठीक है, ये मैंने इधर वो गलती से लिख दिया था, मल्टीप्लाई लिखे थे तो माइनस आना है।
अब इसका देखें 3 ln e का आंसर 1, ठीक है, 2 ln e का आंसर 1, ठीक है, इधर क्या आंसर आ रहा है 1, तो इसका अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो इन सब का आंसर क्या आता है 6। अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊं, इधर थी e की पावर n, आपने देखा कि आंसर क्या आ रहा है n आ रहा है, ऐसे ही है, तो इधर आंसर क्या आना था 3, इधर e की पावर स्केयर थी, मीन्स इधर आंसर क्या आएगा 2 आएगा, और इधर आंसर क्या आना था, इधर e की पावर 1 है तो इधर आंसर क्या आएगा 1 आएगा। तो अगर इन सब का देखा जाए तो 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, तो इधर भी आंसर क्या आ रहा है 6 आ रहा है, क्योंकि इन सबको मल्टीप्लाई करके यही आंसर आना था। लेकिन मैंने इनको इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया, अगर आप डायरेक्ट भी करना चाहे तो कर सकते हैं कि इधर n मल्टीप्लाई कर दें सिर्फ, ठीक है ना, क्योंकि आप जो टीचर्स वगैरह होंगे उनको ये पता है कि आप लोगों ने इसको सोल्व करके लिख दिया ये चीज़, ठीक है ना, ये आपने सोल्व करके लिख दिया तो वो ठीक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद 10 वाला सोल्व करते हैं, 3 माइनस 3x माइनस वाई, 3 माइनस 3x, और उसके बाद ये 0, ये भी 0, और इधर क्या है 0 से 1। डी जी, डी वाई और डी एक्स, ये आप लोगों की लिमिट्स हैं। सबसे पहले इनर मोस्ट वाली सोल्व करें, ये है आई एम, एम और ओ एम, और इधर है 1 2 3, ठीक है। आई एम के साथ 1 वाली आएगी, तो ये आई एम के साथ 1 वाली कौन से 0, 3 माइनस 3x माइनस वाई और डी जी, ठीक है। तो अगर देखा जाए इधर कुछ भी नहीं तो 1 है, तो 1 की लिमिट जी के लिहाज से क्या है, ये आगे भी सोल्व हो चुका है इस तरह का क्वेश्चन, जी और आपने लिमिट्स अप्लाई कर दें 3 माइनस 3x वाई 0, ठीक है ना। 3 माइनस 3x माइनस वाई लिमिट पुट करने के बाद माइनस 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका आंसर आ गया इनर मोस्ट वाले का, क्योंकि देखें इधर 0 पुट करेंगे तो माइनस 0 आएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद अब हम सोल्व करेंगे सेकंड वाले मिडल, डी वाई के साथ 2 लिमिट आएगी, तो डी वाई 2 वाली लिमिट कौन सी है, 3 माइनस 3x 0 से, ठीक है ना। आपका आंसर क्या है 3 माइनस 3x माइनस वाई, और किसके लिहाज से करना है, डी वाई के लिहाज से करना है, ठीक है। तो इसका आंसर कांस्टेंट है, कांस्टेंट के साथ वेरिएबल माइनस 3 और x दोनों ही कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट के साथ क्या आ जाएगा वेरिएबल माइनस y 1 है, 1 प्लस 1 2 और जो पावर होती है वो नीचे आ जाती है, और आप लोगों का इधर 3 माइनस 3x और 0। अब इसको आसान करने का तरीका क्या, ये y इधर भी और इधर भी है, मैं अगर इसको कांस्टेंट ले लूँ तो क्या बचता है 3 माइनस 3x y, ओके हो गया, माइनस 1/2 वाई स्केयर, ठीक है, और 3 माइनस 3x 0, और अब अगर मैं 3 माइनस 3x और ये y के अंदर ये 3 माइनस 3x पुट करूँ, माइनस 1/2 वाई की जगह ये 3 माइनस 3x और स्केयर एज इट इज़, ठीक है ना, क्योंकि अब हम y के मुनासबत से कर रहे हैं तो आपका आंसर क्या आएगा, y के अंदर आपकी लिमिट्स पुट होंगी, ठीक है। तो अब 0 है, इधर भी 0 पुट करना, इधर भी 0 पुट करना, आंसर 0 आता है, ठीक है ना। और अगर मैं 3 माइनस 3x, ये 2 दफ़ा स्केयर बन रहा है क्योंकि ये भी सेम और ये भी स्केयर बन रहा है, माइनस 1/2 3 माइनस 3x स्केयर, ठीक है। अब अगर देखें इधर 1 है, 1 माइनस 1/2, 1 में से हाफ निकालें तो आपका आंसर क्या बचता है हाफ, ठीक है, आंसर हाफ, और 3 माइनस 3x का होल स्केयर, ये आपका किसका आंसर आ गया, मिडल वाले का आंसर आ गया। मिडल वाले का आंसर क्या है 1/2 ब्रैकेट 3 माइनस 3x का होल स्केयर, ठीक है। अब आपने क्या करना है, जो आउटर मोस्ट वाली है उसको एज जो इनर मिडल वाली का जो आंसर आया है वो आउटर मोस्ट वाली का क्या बन जाएगा, इंटीग्रेंट बन जाएगा। तो देख लें इधर, चलें इसको मैं रेज कर देता हूँ, इस वाली साइड को आप नोट कर लीजिएगा, 1/2 3 माइनस 3x का होल स्केयर, और इधर क्या आ जाएगा dx, ओके,
और इधर आ जाएगा 1 से 0 से 1, 1/2 साइड आपका बाहर निकला है। इसको ओपन करें इसके स्क्वायर को तो आएगा 9 माइनस 18x प्लस 9x स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसका आप जब ओपन करेंगे, स्क्वायर ओपन करेंगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। तो 1/2 1 से 0, ठीक है, और 0 से 1, इसका आंसर आएगा कांस्टेंट, कांस्टेंट के साथ वेरिएबल 9x 18, तो x का जो होता है 1 प्लस, तो 1 + 1 2, वही नीचे आ गया 9। x का जब सॉरी ये मैंने इधर लिख दिया था, आपने इधर इस तरह नहीं करना, आपने इसको इस तरह 1 से दिया, तो 9x³ / 3, तो किधर से लेके 0 से 1 तक, ठीक है। ये से इधर कैंसिल करें 9x², इधर कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा 3x³, ठीक है ना। तो 1/2 9x, x में क्या पुट होगा 1, तो 9 × 1 9 आ जाएगा। देखें इधर 9 x² के अंदर 1 पुट करें तो मल्टीप्लाई ओके क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, प्लस इधर देखें 3 के साथ 9 कैंसिल हुआ तो आंसर क्या आएगा 3, और अगर मैं देखूं x³ के अंदर भी 1 पुट करें आंसर वही रहेगा 1 ही रहेगा, ठीक है ना। तो ये इससे कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर क्या आ गया 3/2 क्यूबिक यूनिट। आई होप कि आपको समझ आ चुकी हो। अच्छा इधर भी देख लीजिएगा, देखें अगर आप देखें तो तमाम की तमाम y sin z, मतलब कि ये y की है और ये sin z, ठीक है ना। और अगर देखा जाए तो बस x की नहीं है, तो x की जगह हम क्या ले लेंगे 1 ले लेंगे, ठीक है ना। तो x की भी आ गई, sin z, z वाली भी आ गई और y वाली भी आ गई। तो अब हम इनको जैसे मैंने आगे क्वेश्चन करवाया, क्वेश्चन 9 करवाया था कि 1/x/y कि मैंने सबको सेपरेट कर लिया था क्योंकि वो सेपरेटेबल हैं थी। हमने क्या किया था कि पहले देखा था वो सारी मल्टीप्लाई हो रही हैं तमाम की तमाम, फिर हमने ये देखा कि लिमिट्स क्या हैं आपकी जो है वो क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। तो ये देखें, अगर देखें कांस्टेंट ही है तो आप इसका आंसर निकाल लें। अगर मैं देखूं, देखें 1 2 और 3, इनर मोस्ट, मिडल और आउटर मोस्ट, ऐसे ही है। अब इनर मोस्ट कौन सी है dx, और इसके साथ कौन सी है 1 3 - 2। अब इसके साथ की कोई भी नहीं आपके पास इंटीग्रेंट है, तो मैं इधर क्या ले लूंगा y, और सॉरी 1 ले लूंगा। अगला dy मिडल वाली, इसके साथ कौन सी आ जाएगी 1 से 0 dy, और इसके साथ की कौन सी है y वाली, उससे अगला π/6 0, इधर 0 आ जाएगा लोअर लिमिट, और इधर क्या है dz के साथ की कौन सी है sin z। ओके, अब आपने इनके आंसर निकालने क्योंकि ये सेपरेटेबल हो सकती हैं। क्या कंडीशन है, ये तमाम कांस्टेंट है और ये आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है ना। एक नहीं थी उसकी जगह मैंने क्या लिख लिया 1 लिख लिया। अब मैं अगर इसका जो 1 की होती है मैंने अभी बताया, इसका आंसर क्या आएगा x आएगा 3 से -2, ठीक है ना, -2 से 3 -2, तो आंसर क्या आ गया 3 + 2 = 5। ये आपका इनर मोस्ट का आंसर है। अब इसका आंसर क्या है, y के लिहाज से y को किया जाए तो y²/2, ठीक है, 0 से 1 1² - 0², ठीक है ना। तो आंसर क्या आ रहा है 1 आ रहा है।
साइन जी की क्या होती है माइनस कोस जी, ठीक है। इंटीग्रे लिमिट क्या है पाई/6 0। अब देखें माइनस को एक दफा साइड पे कर दें, क्या आंसर बचता है कोस पाई/6 माइनस कोस 0, ठीक है। कोस पाई/6 की होती है √3/2, ठीक है, माइनस इसकी क्या होती है 1। अब इसको आप आगे हल कर लें या इतना इसी तरह रहने दें, ठीक है ना, इसी तरह रहने दें, ओके। अब इसको आपने इनके आंसर निकाल लिए, ठीक है। चलें इधर ही सोल्व कर देते हैं। अब आपने क्या करना है, इन सबको मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि अगर मैं देखूं तो इनको हमने इसी तरह लिखना 3 - 2 1 के dx है, ठीक है ना। और क्या है 1 0 से 1 y dy मल्टीप्लाई पाई/6 0 साइन जी डी जी। अच्छा ये याद रख लीजिएगा, ये आपका स्टेप इससे ऊपर होना था, मैंने किया नहीं, भूल गया था। तो आप लोगों ने इसको ऊपर करना है, ठीक है ना। अब इसका आंसर क्या है 5 मल्टीप्लाई, इसका आंसर क्या है 1 मल्टीप्लाई, इसका आंसर क्या है -√3 -1 2, ठीक है। ये इस तरह आएगा, ठीक है। उसके बाद ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आंसर इधर लिख लेते हैं। -5 को मल्टीप्लाई करें -5√3/2 एंड प्लस 5। ये सुन ये मैंने माइनस भी ज़रब कर दिया साथ, ठीक है ना। 5 के साथ 5 को इनके साथ किया 5√3/2 आया, और इधर किया तो 5 आया। अब माइनस को ज़रब कर किया तो इधर प्लस आ गया और इधर क्या आ गया माइनस आ गया, ठीक है। तो ये आपका आंसर ये आ गया। तो ये आपका 11वां क्वेश्चन भी सोल्व हो गया। तो आई होप कि आपको लेक्चर समझ आ चुका होगा। शुक्रिया।